डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवा खालिद। मेरी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोशियोलॉजी एज साइंस, जहां हमने डिस्कस किया था फैक्ट्स, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। उसी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। ये भी आपका यूपीएससी का सिलेबस है, जिसमें सोशियोलॉजी एज साइंस का ही पार्ट है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि मेरी प्रीवियस वीडियोस आप लोग को पसंद आई होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वो वहां जाके लिंक को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सोशियोलॉजी एज साइंस, पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि साइंस क्या है। साइंस है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी फिनोमेना। हम साइंटिफिक स्टडी किसको कहते हैं, यानी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी फिनोमेना। नेचुरल साइंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को बताते हैं, जहां पे सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी करके रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं, जहां पे हमें फैक्ट्स पता रहता है। साइंस का या साइंटिफिक रिसर्च का अजम्पशन से या प्रिडिक्शन से एक रिलेशनशिप जरूर है अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। जैसा हमने डिस्कस किया कि जो हाइपोथेसिस होती है वो हमारी रिसर्च को डायरेक्शन देती है, ताकि हम एक बेस बना के उसके ऊपर अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिविज्म के बारे में हम जानेंगे कि पॉजिटिविज्म क्या चीज है। पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। सो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट जो थे वो फेस टू फंडामेंटल क्वेश्चन उनके दिमाग में था अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ द डिसिप्लिन। सो व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिसिप्लिन। तो सोशियोलॉजिस्ट जो थे उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आते, यानी सोसाइटी की अगर हम स्टडी करते हैं तो व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर। सो व्हाट शुड बी द मैथोलॉजी इन सोशियोलॉजी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि किस तरह की मैथोलॉजी को हम यूज करेंगे जिससे हम साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस बाय द प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर और rationalism and in science, they too attempted to define the subject and the method in scientific and objective terms. तो जैसा हमने जाना कि एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वहां से अगर हम देखेंगे तो एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी जब होती है, सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है जब कॉइंड हुआ, अगस्त कॉम्ट ने इसको कॉइन किया, तो उस टाइम उन्होंने सबसे पहले जो इसका नाम लिखा था वो था सोशल फिजिक्स का। बाद में ये चेंज होके सोशियोलॉजी में चेंज हुआ। तो सब्जेक्ट एक उस टाइम एक नीड ये पैदा हुई कि एक कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जहां पे कि हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके, यानी साइंटिफिकली हम जो है सोसाइटी की भी स्टडी को कर सकें। तो उस टाइम में ये सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ वो था सोशियोलॉजी। उसके पहले जो फेडरलिज्म था, यानी जो उस वक्त जो लोग थे जो परेशान थे सामंतवाद से, जो लोग परेशान थे कैपिटलिस्ट सोसाइटी से, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। बाद में जैसे जैसे जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है और उसके बाद लोगों के थॉट प्रोसेस चेंज होना शुरू कर देते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो लोगों के सोचने का जो ढंग है वो बदलना शुरू हो जाता है। तो लोग लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं, हर चीज के पीछे रीजन को जानने की कोशिश करते हैं। इस जैसा कि अगस्त कॉम्ट ने अपनी स्टडी लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में 3 डिफरेंट स्टेज बताए हैं लाइफ के, ह्यूमन लाइफ के, जिसमें थियोलॉजिकल स्टेज है, मेटाफिजिकल स्टेज है एंड देन पॉजिटिविज्म। तो इस वीडियो को देखने के लिए भी आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं, कि जहां पे आपको पता लगेगा कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में अगस्त कॉम्ट ने क्या डिस्क्राइब किया है, किस तरीके से थियोलॉजिकल स्टेज से मेटाफिजिकल स्टेज तक हमारी लाइफ आती है, और उसके बाद हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग का, वो चेंज होने लग जाता है और हम पॉजिटिविज्म की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो पॉजिटिविज्म जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ये पहले तो ये प्रॉब्लम थी कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हो, ऐसा डिसिप्लिन हो जिसमें कि हम सोसाइटी की या सोशल स्टडी भी की जा सके। तो व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिसिप्लिन, क्या सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द मैथोलॉजी इन सोशियोलॉजी। उसके बाद जो सोशियोलॉजी में किस तरीके की मैथोलॉजी को हम यूज करें, जिस तरीके से अगस्त कॉम्ट ने कहा कि सोसाइटी की स्टडी को भी साइंटिफिकली किया जा सकता है, लाइक नेचुरल साइंस। जैसे कि हम नेचुरल साइंस के अंदर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिनोमेना करते हैं, एनी फिनोमेना, उसी तरीके से हम सोशल फिनोमेना की स्टडी जो है सोशियोलॉजी के अंदर सिस्टमैटिक स्टडीज को यूज करके, सिस्टमैटिक मेथड्स को यूज करके कर सकते हैं। सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर ऑफ रैशनलिज्म एंड साइंस, they too attempted to define the subject and the method in the scientific study
study of other scientific and objective terms. So thus early sociologists like Saint-Simon, Comte, Spencer, Durkheim laid the foundation of positivistic थ्योरी. जो पॉजिटिविस्टिक थ्योरी की जो फाउंडेशन हुई वो इन सारे जो सोशियोलॉजिस्ट थे इनके से की गई. सो दे कंटेंडेड दैट सोसाइटी इज आल्सो गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज एंड हेंस इट्स प्रिडिक्टेबल. यानी जो सोसाइटी है उसको भी हम कुछ सर्टेन लॉज को, कुछ जो मैथोलॉजी है उनको यूज करके इसकी भी साइंटिफिक हम स्टडी कर सकते हैं, जिस तरीके से हम नेचुरल साइंसेस के अंदर स्टडी करते हैं. So they believe that application of methods and assumption of natural science will lead to positive science of society and evolution of society follows invariable laws. तो जिस तरीके से डिफरेंट मेथड्स को, डिफरेंट जो साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मेथड्स को यूज करके साइंटिफिक स्टडी की जाती है, नेचुरल साइंसेज में स्टडी होती है, उसी तरीके से पॉजिटिव साइंस ऑफ सोसाइटी भी हो सकती है. एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी जो डिफरेंट इनवेरिएबल लॉज हैं उनको यूज करके की जा सकती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच बिहेवियर ऑफ मैन कैन ऑल्सो बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड. यानी एक ऑब्जेक्टिव मैथड के साथ ऑब्जेक्टिवली हम जो है जो बिहेवियर ऑफ ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन माइंड है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी भी हम स्टडी कर सकते हैं. सो वी कैन मेजर द ऑब्जेक्टिविटी एंड स्टेटमेंट बेस्ड ऑन objective measure of cause and effect can be made leading to formulation of the थ्योरी. तो जो ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स हैं, किस तरीके के कॉजेज हैं, रीजन क्या है, उनके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, उनके इम्पैक्ट्स क्या क्या ह्यूमन सोसाइटी पे हैं, इन चीजों को हम स्टडी कर सकते हैं. लाइक नेचुरल साइंसेज हम डिफरेंट जो साइंटिफिक मेथड्स हैं को यूज करके सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं. उसी तरीके से पॉजिटिविज्म जो है इज अ मेथड ऑफ स्टडीइंग द टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग आइडियाज फाउंड इन द नेचुरल साइंसेज. तो वो आइडियाज लेके, वो सिस्टमैटिक आइडियाज लेकर के हम उसी तरीके से वही सेम मेथड्स को यूज करके हम सोशल साइंस में भी यानी सोशियोलॉजी में भी हम स्टडी कर सकते हैं सोसाइटी की. ऐसा कहना था उन सोशियोलॉजिस्ट का. सो द सोशियोलॉजिकल मेथड्स डेवलप्ड बाय द ऑगस्ट कॉम्ट अकॉर्डिंग टू सैंट-सिमन positivism was founded on a social science that is comparable to natural science. तो जो सिमन ने बताया कि पॉजिटिविज्म जो था वो सोशल साइंस दैट लाइक अ नेचुरल साइंस, वही जो पॉजिटिविज्म है उसी तरीके से साइंटिफिक स्टडी जो है हम नेचुरल साइंस की तरह से सोशल साइंस में भी कर सकते हैं. तो सैंट-सिमन ने पब्लिश किया 6 वॉल्यूम पॉजिटिव फिलॉसफी बिटवीन 830 to 1842, द फर्स्ट आउटलाइन ऑफ द फंडामेंटल आइडिया of the new discipline. So Comte further concretize the conception of a positivist discipline as a true knowledge is based upon thinking about physical and social world as a causal relationship between realities which we can observe either directly or इनडायरेक्टली. तो जो पॉजिटिविस्ट जो डिसिप्लिन है, जो ट्रू नॉलेज है, बेस्ड अपॉन थिंकिंग, तो हमारी जो थिंकिंग के ऊपर जो बेस्ड होती है, हमारे थॉट के ऊपर, एंड फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, तो इनको हम एक कैजुअल रिलेशनशिप को हम इस रियलिटीज को जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको यूज करके, इनको हम ऑब्जर्व करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी हम स्टडी कर सकते हैं. तो ही फर्दर स्टेटेड दैट सर्च ऑफ लॉज ऑफ सोसाइटी यूज बोथ रीजन एज वेल एज ऑब्जर्वेशन. यानी रीजन यानी रैशनलेबल एंड ऑब्जर्व कर पे एक्सपेरिमेंटल जो है हमारे एम्पायरिसिज्म, दोनों से हम इस स्टडी को कर सकते हैं. तो पॉजिटिविज्म थस आल्सो एम एट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. So according to Comte, sociology is the last and the most sophisticated of all the sciences and it deals with all aspects of human society. तो सोशियोलॉजी जो है, अगस्त कॉम्ट ने उनको बताया कि सोशियोलॉजी जो है वो सबसे यंगर है सोशल साइंसेज में. बाकी सोशल साइंसेज में सोशियोलॉजी जो है वो यंगर है. कैसे यंगर है? क्योंकि सोशियोलॉजी जो है ये इंट्रोड्यूस हुई बाद में इन 1839, और बाकी की जो सोशल साइंसेज हैं वो अलग अलग जो पार्ट है उससे डील करते हैं. जैसे हम ज्योग्राफी देख लें तो डेमोग्राफी से रिलेटेड है या फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड है, उससे डील होगा. पॉलिटिकल साइंस को अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकल रिलेटेड जो स्टडी होती है उसमें होंगी, गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टडीज होंगी.
ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड अगर हमको स्टडी देखना है तो हम एंथ्रोपोलॉजी देख लेंगे, या फिर ह्यूमन माइंड से रिलेटेड स्टडी देखना है तो साइकोलॉजी की तरफ जाएंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड स्टडी है तो इकोनॉमिक्स में करेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हिस्ट्री में यानी पास्ट के बारे में अगर स्टडी करना है तो हिस्ट्री की स्टडी करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट हैं उनकी स्टडी अलग अलग होती है, स्पेसिफिक स्टडी करना पड़ता है। लेकिन अगर हमको सोशियोलॉजी में स्टडी करना है तो सोशियोलॉजी जो है वो सबसे यंगर है ऑल डिसिप्लिन में, ऑल सोशल साइंसेज में, लेकिन मोस्ट सोफिस्टिकेटेड है। कैसे? क्योंकि ये हम ह्यूमन माइंड, ह्यूमन सोसाइटी को, पूरी ह्यूमैनिटी को एज ए होल स्टडी करते हैं इन जनरल। तो हम पूरी सोसाइटी, यानी अगर हमको सोसाइटी को स्टडी करना है, अगर हमको सोसाइटी के बारे में जानना है या इससे रिलेटेड कॉजेज और इफेक्ट्स को जानना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सारे पार्ट्स को हमको स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम जा करके एक कंप्लीट स्टडी सोशियोलॉजी के अंदर कर सकते हैं। तो ही इवन सजेस्टेड 4 मेथड्स फॉर द स्टडी ऑफ न्यू डिसिप्लिन: ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव। तो क्या करना है इसमें, तो 4 जो डिसिप्लिन बताए हैं इस स्टडी को, 4 मेथड्स बताए गए हैं। यानी हमको पहले ऑब्जर्व करना है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना है, हिस्टोरिकल यानी रिव्यू पास्ट को जानना है, यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है, देन कंपैरेटिव यानी हमें अपनी फिर जो डेटा है उसको टेस्टिंग करना है। तो ही डिफाइन द स्कोप ऑफ न्यू पॉजिटिव सोशल साइंस एज सोशल डायनेमिक्स, डीलिंग विद सोशल चेंज एंड सोशल स्टैटिक, डीलिंग विद द इक्विलिब्रियम एंड द स्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिस्टम। यानी 2 तरह की जो सिस्टम बताए गए हैं, जिसमें सोशल डायनेमिक है, जिसमें सोसाइटी को डायनेमिक बताया रहता है, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते रहते हैं। हमारी सोसाइटी जो है वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। पहले हमारी सोसाइटी क्या थी, सिंपल सोसाइटी, धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में चेंज हो गई। सो डीलिंग विद सोशल चेंज एंड सोशल स्टैटिक, डीलिंग विद द इक्विलिब्रियम यानी जो बैलेंस है सोसाइटी का, स्टेबिलिटी है जो सिस्टम की, सोशल सिस्टम की। क्योंकि जो फंक्शनलिज्म है, जो फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट है, उनका क्या मानना है कि हमारी सोसाइटी जो है, उन्होंने बॉडी, जैसे इमाइल दुर्खीम है, टेलकॉट पासन, उन्होंने सोसाइटी को ऐसे बॉडी ऑर्गन्स की तरह माना। बॉडी ऑर्गन्स मींस जिस तरीके से हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, सबके डिवीजन ऑफ लेबर है, सबके काम अलग अलग हैं, लेकिन दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यानी हार्ट का काम अलग है, किडनी का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है। तो सारे जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनका काम अलग अलग है, बट दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्योंकि किसी एक का भी फंक्शन अगर रुकता है या खराब होता है, किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो पूरी बॉडी पे उसका असर पड़ेगा। उसी तरीके से हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। हमारा रिलीजन पार्ट है, हमारा जो पॉलिटिकल पार्ट है, हमारी इकोनॉमी है, हमारा सोशल पार्ट है। तो ये सारे क्या है, हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर हैं, इनके ऊपर हमारी सोसाइटी जो है वो बेस्ड होती है। हमारी सोसाइटी जो स्मूथली रन करती है वो इन स्ट्रक्चर पे बेस करके चलती है। तो इन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने फंक्शनलिस्ट जो थिंकर हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि जो स्ट्रक्चर हैं ये जब स्मूथली रन करते रहते हैं, यानी एक इक्विलिब्रियम रहता है, बैलेंस रहता है इनके अंदर, जो स्टेबिलिटी रहती है, तो सोशल जो सिस्टम है वो सही स्मूथली रन होता रहता है, उसमें बैलेंस बना रहता है, हार्मनी बना रहता है, पीस बना रहता है। लेकिन जब एक चीज डगमगाएगी तो फिर पूरे सोशल सिस्टम पे उसका असर पड़ता है। सो लेटर दुर्खीम लेड डाउन इट्स फर्दर प्रिंसिपल। सो अदर लाइक स्पेंसर आल्सो एम्फेसाइज ऑन ए पॉजिटिव साइंस ऑफ सोसाइटी। अब हम देखते हैं पॉजिटिविज्म क्या चीज है। अगर हम इस पिक्चर को देखेंगे तो एम्पायरिसिज्म एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी बिल्डिंग होती है कॉजेज और इफेक्ट जानने के लिए, एंड देन हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं कॉजेज और इफेक्ट्स को जानने के लिए। ये हुआ पॉजिटिविज्म स्टडी। यानी इसमें हम जो भी रीजन होगा जो फैक्ट बताने के लिए, यानी इसके लिए ऑब्जर्वेशन होगा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, उस पे जो थ्योरी बिल्डिंग होगी उससे रिलेटेड, और साइंटिफिक मेथड्स को हम यूज करते हैं कॉजेज और इफेक्ट्स को जानने के लिए। जो हमारी प्रॉब्लम है, जो उनको जानने के लिए, उन हमारी प्रॉब्लम क्या रीजन क्या है, कॉज क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या है, उनको हम जानने के लिए साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म।
तो मेन फीचर्स एसोसिएटेड विद द पॉजिटिविज्म आर इट लेस पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन बिहेवियर दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। तो ये लेस करता है पर्टिकुलर एम्फेसिस, जो इसका फोकस होता है वो बिहेवियर जिसको कि हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। फैक्टर्स लाइक फीलिंग एंड मीनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, सो आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो जो फीलिंग्स हैं हमारी या फिर उसके और मीनिंग्स क्या होते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑब्जर्व नहीं की जा सकती डायरेक्टली, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इट एम्फेसाइज अपॉन अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल रियलिटीज जो हैं एंड रिजेक्टेड द स्टडी ऑफ इंटरनल aspects like meanings and motives or objectives or the feelings. So Durkheim called for studying social facts as these are seen objectively in a similar manner by everyone. So it gave primacy to the discovery of cause and effect relationship while studying the फिनोमेना। तो कॉज और इफेक्ट को जानने के लिए, रिलेशनशिप को समझने के लिए ये प्राइमेसी दी जाती है। जो डिस्कवरी करते हैं कॉजेज ऑन इफेक्ट की, उन पॉजिटिविस्ट मेथड्स को यूज करके हम सोशियोलॉजी के अंदर साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो इट स्ट्रेस द अपॉन द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स सिमिलर टू दोज यूज इन द नेचुरल साइंसेज। जिस तरीके से नेचुरल साइंसेज में जो मेथड, नेचुरल साइंसेज में क्या मेथड यूज होते हैं, सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के बाद हमारा ऑब्जर्वेशन आएगा, जहां से हम जो हमारे क्वेश्चंस होंगे हम पहले से हम उसको जानने के लिए ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने के लिए उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन के बाद हमारा एक्सपेरिमेंट आएगा, एक्सपेरिमेंट के बाद हमारा डेटा कलेक्शन होगा, उसके बाद हमारा एनालिसिस होगा और तब हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो उसी तरीके से जो साइंटिफिक मेथड्स हैं दुर्खीम ने बताया, यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो पॉजिटिविज्म में है, सिमिलर लाइक अ नेचुरल साइंसेस। तो हम नेचुरल साइंसेस के अंदर जो है सिमिलर जो नेचुरल साइंसेस के अंदर जो हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, जो मेथड्स को यूज करके, वही सेम मेथड्स हम यूज करके सोशियोलॉजी के अंदर सोशल स्टडी करते हैं, सोशल रिसर्च जो होती है उसको कंटिन्यू करते हैं। इट इज फेमस स्टडी ऑफ द in his famous study of suicide he has described this for this methods. So it focused upon empiricism and rejected common sensual speculation, यानी कॉमन सेंस या स्पेकुलेशन की कोई जगह नहीं, उनके बेसिस पे हम रिजल्ट नहीं दे सकते, उनसे हम अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने फैक्ट, वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी वाले सब्जेक्ट में बताया कि उनसे हम हमारी रिसर्च को डायरेक्शन मिलता है, जो हमारा कॉमन सेंस है या फिर हमारा प्रेडिक्शन है, हमारा अजम्पशन है, जो हमारी हाइपोथेसिस वहां से फॉर्मुलेट होती है, उनसे हमको डायरेक्शन मिलता है, लेकिन एम्पायरिसिज्म के ऊपर फोकस होता है। तो पॉजिटिविज्म मोर एक्यूरेटली इन फैक्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एम्पायरिसिज्म। तो जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, उसको बताना पॉजिटिविज्म का काम है, ना कि अजम्पशन के ऊपर या फिर कॉमन सेंस के ऊपर ये डिपेंड करती है। तो positivism also focus on formulation of theory and universality of laws and principle. So based upon the knowledge and theories, it is also talked about the predictability of social events. For example, Comte believed that he has discovered a law of social organization which can predict future and course of evolution of societies, and he also mentioned the various stages in this processes. तो उनका ऐसा मानना था कि he has discovered the different law of social organization, तो जो कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो ऑफ सोसाइटी, यानी जो चेंजेस हैं, डेवलपमेंट किस तरीके की सोसाइटी में हो सकते हैं। एंड ही ऑल्सो मेंशन द वेरियस स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस। इस तरीके से हम देखेंगे किस तरीके से हमारी सोसाइटी सिंपल सोसाइटी की तरफ से, यानी थियोलॉजिकल स्टेज से पॉजिटिविज्म तक जो डिस्क्राइब किया है अगस्ट कॉम्टे ने। सो इट एम्फेसाइज अपॉन यूजिंग डिडक्टिव अप्रोचेस, इट गेव प्राइमेसी टू थ्योराइजिंग इन ए सिमिलर फैशन ऑफ एज ए नेचुरल साइंस। तो लाइक नेचुरल साइंसेस जिस तरीके से हम स्टडी करते हैं, जिस तरीके से हम डेटा कलेक्शन करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, उनको टेस्टिंग करते हैं, उसी तरीके की सेम मेथड्स को हम यूज करते हैं सोशल रिसर्च के अंदर फॉर पॉजिटिविज्म। तो फाइनली positivists argued that sociological knowledge should be testable like natural sciences। जिस तरीके से हम नेचुरल साइंसेज में लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, अब क्वेश्चन उठता है कि सोशियोलॉजी की लेबोरेटरी कहाँ है, तो सोशियोलॉजी की लेबोरेटरी हमारी सोसाइटी है।
या हमारी होल सोसाइटी, हम जिसको भी स्टडी करते हैं यही हमारी लेबोरेटरी है। सो इन फैक्ट पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट द ट्रू नॉलेज इज द वन विच कैन बी टेस्टेड, यानी जो सच्ची नॉलेज है, जो फैक्ट है, वो वही है, उसी पे हम रिलायबिलिटी उसी की मानी जा सकती है, वही रिलायबल है जिसपे को हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसको कि हम जिस डिफरेंट स्केल्स को यूज करके जिसको कि हम टेस्ट कर सकते हैं और तब रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं। तो इन फैक्ट पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट ट्रू नॉलेज इज वन विच कैन बी टेस्टेड, जिसको कि टेस्ट किया जा सके। So thus positivism glorified the idea that human behavior and working of society is predictable and like natural sciences it can also be quantified in a concrete term, यानी इनको भी हम उसी तरीके से जैसे नेचुरल साइंसेज में हम मेथड्स को यूज करके सिस्टमैटिक मेथड से साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उन्हीं मेथड्स को उसी को बेस बना के उसी को यूज करके हम सोशल स्टडी भी यानी सोसाइटी की स्टडी भी हम कर सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशनशिप, कॉजेज एंड इफेक्ट्स को जान सकते हैं। सो दे ट्राई टू मेक सोशियोलॉजी अ साइंटिफिक discipline. So different from other social sciences like history and philosophy which have subjectivity, speculation and value elements. So Marxists and functionalists both invariably fall under the category of positivists as they make deterministic and predictive statement about the social actors. यानी कोई भी काम, कोई भी जो हमारी स्टडी होती है, जो सोसाइटल स्टडी होती है, उसके पहले एक प्रेडिक्शन होता है हमारे दिमाग में, हमारी अपनी सोच, हमारा अपना कॉमन सेंस जिसको हम कहते हैं, उसी को साबित करने के लिए हमारी रिसर्च वहीं से स्टार्ट होती है। इसीलिए जब हम सोशियोलॉजिकल रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, यानी जो उससे रिलेटेड जो स्टडीज हो चुकी हैं उनको हम स्टडी करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं। देन क्या करते हैं, हमारी जो हाइपोथेसिस है वहीं से फॉर्मुलेट होती है। तो हाइपोथेसिस जो है हमारी रिसर्च को डायरेक्शन देती है, हमें बताती है कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। यानी अब हमारा एक कॉमन सेंस, एक अजम्पशन आ गया, हमारा प्रेडिक्शन आ गया, उसको साबित करने के लिए, यानी हम ऐसा सोच रहे हैं या सोसाइटी में ऐसा मानना है, ऐसा एक कॉमन एक थॉट है, उसको हमको अब टेस्ट करना है। तो करने के लिए हमारा जो अगला कदम होगा, उससे रिलेटेड पॉपुलेशन को हम स्टडी करेंगे, उनके से रिलेटेड डेटा कलेक्शन करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे, चाहे वो इंटरव्यू टेक्निक हो, चाहे वो फोकस ग्रुप डिस्कशन हो, या जिस तरीके की भी टेक्निक हम यूज करना चाहें, डिफरेंट सैम्पलिंग से हम उनको यूज करेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे और अपने रिजल्ट्स तक पहुंचेंगे। यही सेम मेथड साइंटिफिक जो नेचुरल साइंसेस के अंदर यूज होते हैं, इन्हीं सेम मेथड्स को यूज करके एक्सपेरिमेंटल के थ्रू रीजन तक या फैक्ट तक या रिजल्ट तक पहुंचा जाता है। तो positivism has certain inherent limitation which resulted from its infatuation of natural sciences. So the project of making a social science into a true science similar to natural sciences soon proved troublesome as the positivist approach failed on the parameters of objectivity. So quantifiability, universal testability and intersubjective reliability and came under the following major क्रिटिसिज्म। लेकिन बाद में जो है ये चीजें, जैसा कि सिमिलर नेचुरल साइंसेस के अंदर जो चीजें हम जो मेथड्स को यूज करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें होती है ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, क्वांटिफिकेबिलिटी यानी जिसको कि हम मेजर कर सकें, क्वांटिफाइड कर सकें। उसके बाद यूनिवर्सल टेस्टिबिलिटी जो होती है, उनको कि हम बार बार रिलायबल रीटेस्ट किया जा सके, एंड इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी जो है वो ना हो उसके अंदर। सो केम अंडर द फॉलोइंग मेजर क्रिटिसिज्म। ये हुआ कि हम सोसाइटी को ऐसे कैसे मेजर कर सकते हैं। सोसाइटी में मेजर करने के लिए बहुत सारी जगहों पे हम बायस हो सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम फैक्ट को नहीं बता सकते हैं। तो फेनोमेनोलॉजिस्ट लाइक पीटर बर्जर कंटेंडेड दैट फैक्ट्स नेवर फॉल फ्रॉम स्काई। तो जो फैक्ट्स होते हैं डायरेक्ट स्काई से नहीं आते हैं, उन्होंने बताया, बट डेवलप इन पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट। तो कुछ पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें कि उनको डेवलप किया जाता है। तो ग्रेजुअली इट वॉज ऑल्सो रियलाइज दैट डिडक्टिव अप्रोच इज लेस फ्रूटफुल इन सोशियोलॉजी, इंस्टेड एन इंडक्टिव अप्रोच सो वुड बी मोर हेल्पफुल as it is very difficult to collect facts about abstract phenomena. तो जो phenomena abstract है उसके बारे में नॉलेज निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए जो इंडक्टिव अप्रोच है, यानी जो हम क्वालिटेटिव जो स्टडी करते हैं उसमें हम डायरेक्ट अप्रोच वो इस अप्रोच को यूज करके जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिलायबल हो सकते हैं। तो जो एमरजेंस ऑफ पॉजिटिविज्म इन सोशियोलॉजी हुआ, तो नीड फॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल
प्रिडिक्टिविटी, मॉडर्निटी एंड चैलेंजेस, जब यूरोप में आए तब जाकर के सोशियोलॉजी का एमर्जेंस होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है नीड फॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल और प्रिडिक्टिबिलिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड साइंटिफिक मेथड्स को। उसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि जब साइंटिफिक मेथड्स को हम यूज करते हैं एक साइंटिफिक स्टडी करने के लिए, तो उसमें ये सारी चीजें होना चाहिए। उसमें लाइटमस टेस्ट जो है वो साइंस का क्या होता है, इंटर सब्जेक्टिव होना चाहिए, रिलायबिलिटी जो है वो उसकी रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए उसके अंदर, क्वांटिफिबिलिटी होना चाहिए कि जिसको हम बार बार टेस्ट कर सकें, इजीली उनको हम कंपेयर कर सकें, और यूनिवर्सल टेस्टेबिलिटी थ्योरी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो अब इन्हें आया है कि अब इस सोसाइटी को स्टडी करने के लिए नीड फॉर नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे नीड फॉर नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच ऐसा क्रिटिक्स का मानना था। So positivism was also considered a fundamental misunderstanding of reality. So later non-positivist जो approaches है favor by the study of phenomena in term of meaning attached by the actors. So Weber talk about emphasizing on social action and not on social facts. जो Weber ने बताया कि जो हमारे सोशल एक्शन हैं हम उनको ही स्टडी कर सकते हैं, ना कि सोशल फैक्ट्स को। जैसा कि एमाइल दुर्खीम ने बताया कि सोशल फैक्ट्स, तो सोशल फैक्ट्स क्या है, हमारी एवरीडे लाइफ, हम जिस तरीके से रहते हैं, जो हमारे जिस तरीके का हमारा उठना बैठना, हमारी सोशल लाइफ, हमारी सोशल 3 पार्ट में बांटा उन्होंने, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड हमारी जनरल स्टडी। सो अल्फ्रेड शूल्स जो है उनका मानना था कंटेंट दैट ह्यूमन कंस्ट्रक्ट देयर वर्ल्ड थ्रू कॉमन सेंस। तो अल्फ्रेड का मानना था कि जो ह्यूमन जो कंस्ट्रक्ट करता है अपने वर्ल्ड को कॉमन सेंस से, एथिकल वैल्यूज से, अजम्पशन से एंड प्रिजम्पशन से। सो अ सोशियोलॉजिकल मस्ट रिस्पेक्ट दीज वाइल अंडरटेकिंग द रिसर्च। तो सोशियोलॉजिस्ट को इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा जब अपनी सोशियोलॉजिकल रिसर्च को स्टार्ट करेंगे, ताकि ये जो वैल्यूज, एथिकल, कॉमन सेंस हैं, ये सारी चीजों को हम टेस्ट करके जो अजम्पशन है जो हमें डायरेक्ट देंगे और प्रीजम्पशन हैं उनके बेसिस पे ही हमारी रिसर्च होनी चाहिए। तो पॉजिटिविस्ट वर आल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर ओवर एम्फेसिस ऑन यूनिवर्सलिज्म व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन द सोसाइटी सोशियोलॉजी। तो उनका कहना था कि जो एम्फेसिस ऑन यूनिवर्सलिज्म ये जो है पॉसिबल नहीं है सोशियोलॉजी के अंदर। तो साइंटिफिक मेथड जो है आल्सो हैव देयर लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी इन सोशियोलॉजी एज देयर इज अ सब्जेक्टिविटी ओवर देयर यूज। तो जो ऑब्जेक्टिविटी है वो हम सोशियोलॉजी में, यानी जो सोसाइटी की अगर हम स्टडी करते हैं तो सब्जेक्टिविटी जो है आई जाएगी उसके अंदर, हम ऑब्जेक्टिविटी को बना के नहीं रख सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स आर ऑफन एक्यूज्ड फॉर बीइंग बायस्ड टुवर्ड पार्टिसिपेंट्स। तो एक चूंकि हम जो रिसर्चर होता है वो खुद उसी सोसाइटी का हिस्सा होता है, वो पार्टिसिपेंट होता है, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अगर जो होगा तो वहां पे एक बायस रिजल्ट आने की, बायस स्टेटमेंट आने की या बायस जो प्रेडिक्शन वो जो रिजल्ट्स हैं आने की गुंजाइश हो जाती है। तो उनका कुछ क्रिटिक्स जो है उनका मानना है कि सोशियोलॉजी के अंदर हम पॉजिटिविस्ट जो मेथड्स हैं उनको यूज करके रिलायबल रिजल्ट्स जो है उनको नहीं ला सकते। तो सिमिलरली कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो not possible in sociology. So Adorno indicates that social life exists in layers. Positivist focus only on 1 or 2 layers. in social life के कई लेयर होते हैं, जो पॉजिटिविस्ट होते हैं वो 1 और 2 layers तक ही पहुंच सकते हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट मस्ट यूज क्रिटिकल माइंड टू एनालाइज द मल्टीपल layers. So positivist explanation are also difficult to test, contrary to their claim. So possible fallout of overemphasis on positivist sociology in emergence of scientific social theories like racial superiority that have dangerous fallout. Scientific Marxism led to great miseries in communist country, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने बताया था। हम फैक्ट्स और वैल्यू टॉपिक पे भी हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं। फैसिनिज्म लेड टू मास मर्डर ऑफ ज्यूज, इस तरीके से हुआ था ऑन द बैक ऑफ साइंटिफिक रेशियल एक्सप्लेनेशन बाय सोशल साइंटिस्ट। तो हम लोग इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, और इसी तरीके से उनका मानना है कि पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी जो है यहाँ पे डिफिकल्ट है कि हम लाइक ए नेचुरल साइंस हम सोशियोलॉजी के अंदर साइंटिफिक स्टडी कर सकें, क्योंकि एज ए रिसर्चर, क्योंकि रिसर्चर भी उसी सोसाइटी का हिस्सा होता है, बहुत जगहों पे वो बायस हो सकता है, रिलायबिलिटी पे जो है शुबा किया जा सकता है, उस पर शक को डाउट किया जा सकता है। तो रिलायबिलिटी जो है वहां से उस पर असर पड़ सकता है, या
उसका जो इम्पैक्ट है रिलायबिलिटी के ऊपर आ सकते हैं। लाइक ए नेचुरल साइंस हम सोशियोलॉजी में या पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी जो है उस या साइंटिफिक सोशल मेथड्स जो है उनको यूज करके हमें सोसाइटी को स्टडी करना मुश्किल हो सकता है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया और मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आप लोग के लिए लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जा सके ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। मेरी प्रीवियस वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मुझे न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। और फ्री बुक्स के लिए जो कि PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है मेरी वेबसाइट www.mysocialbliss.com पे, वहां जाकर के आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सोशियोलॉजी की बहुत सारी बुक्स हैं वहां पे जो कि आपकी UPSC UGC सिलेबस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपके मास्टर्स ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड बुक्स एंड नोट्स दोनों ही अवेलेबल हैं PDF फॉर्मेट में, जिनको कि आप डाउनलोड करके आप ऑफलाइन रीडिंग के लिए रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।